आजम खान का रसूख क्या था समाजवादी पार्टी की सरकार में, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्लीज ये ब्लेम गेम मत खेलिए। एक विक्टिम बनाने के लिए आजम खान को ब्लेम गेम मत खेलिए। रही बात आपके सवालों के जवाब की, तो देंगे अनुपम मिश्रा जी, जवाब दे दीजिए। उनका कहना यह है कि सिर्फ आजम खान को दोषी बता रहे हैं, उन अधिकारियों का क्या जिनकी देखरेख में सब कुछ होता है। फिर आ रही हूँ के शर्मा जी, अनुपम मिश्रा जी। प्राची जी, एक तो मैं ये कहूंगा आजम खान जी के ऊपर करीब 111 मुकदमे हैं, जिसमें लैंड ग्रैबिंग के भी मुकदमे हैं। ऐसा शिक्षण संस्थान क्या छात्रों का भविष्य बनाएगा और क्या शिक्षा देगा जिसकी बुनियाद में ही भ्रष्टाचार और लैंड ग्रैबिंग जैसे इश्यूज हों। दूसरी चीज ये है कि हमेशा ये बात मैं देखता हूं कि जब भी कोई अगर कार्रवाई होती तो उसमें जाति, धर्म और मजहब का एंगल ढूंढना बहुत ही गलत है। अभी तो ये प्रक्रिया कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के अधीन है, अभी कुछ हुआ नहीं, अभी उस पर सिर्फ चल रहा है। दूसरा, यदि कुछ भी गलत होगा तो आपके पास न्यायपालिका के द्वार सदैव खुले रहते हैं। ये मैं शादाब जी को सुन रहा हूं, मैं शादाब जी से भी ये बात इसलिए कहना चाह रहा था कि जब आप इस तरीके की बात करते हैं, आप ज़हीन आदमी हैं, तो अच्छा साउंड नहीं करता है कि ये मुस्लिम है इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा इसलिए मत करिए क्योंकि इससे आप अपने समाज का, अपने धर्म का अहित कर रहे हैं जाने अनजाने में। डिबेट में या टीवी में हम दिख रहे हैं तो हम ऐसा कर दें कि एक हम अपने धर्म के लोगों को ये दे दें कि बड़ा हमारे धर्म को रक्षा, मैं ही रक्षक हूं। इससे आप अपने धर्म का अहित ज्यादा कर रहे हैं, फायदा कुछ भी नहीं कर रहा है। मेरा ये कहना है कि आप देखिए 3.25 एकड़ लैंड जो दी गई थी आजम खान जी को जौहर यूनिवर्सिटी के लिए, उसमें 100 गुना ज्यादा उन्होंने लैंड ग्रैब कर दी। ये किसकी है? ये किसानों की थी, छोटे वर्ग के लोगों की जमीनें थी, आपके पास पावर थी। अभी प्राची जी कह रही थी, मैं आपको उसको भी बता दूं कि मुख्यमंत्री के तौर पर आजम खान जी उत्तर प्रदेश में जाने जाते थे। जब उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 के कार्यकाल की चर्चा होती तो ये चर्चा होती कि उत्तर प्रदेश में 2.5 मुख्यमंत्री थे, उसमें से आजम खान जी एक मुख्यमंत्री कहलाते थे। किस तरीके से वो प्रशासनिक व्यवस्थाओं से, अधिकारियों से और बाकी लोगों से पेश आते हैं, ये उत्तर प्रदेश में किसी से छिपा नहीं है। तो 100 गुना लैंड ये किस तरीके से आई? अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल करने से आई, जिसकी वजह से आम आदमी को, किसानों को, जिनकी जमीनें जबरदस्ती इस तरीके से ली गई, उनको कोर्ट जाना पड़ा, उनको सरकार के पास जाना पड़ा। और धन्य है, मैं तो कहता हूं वो किस्मत के धनी लोग थे या ईश्वर ने उनका साथ दिया कि सत्ता परिवर्तन हुआ। और सत्ता परिवर्तन का कारण भी यही था क्योंकि जब जब इस तरीके से जुल्म और ज्यादती बढ़ती हैं तो हमेशा परिवर्तन अनुपम होता जी, है। देखिए इस मसले के दो पहलू हैं। एक पहलू तो वो जिस पर सरकार बात कर रही है, जिसको सही बताकर आप कह रहे हैं कि अगर कुछ लीगल कंस्ट्रक्शन है तो कार्रवाई करने का अधिकार सरकार के पास है। दूसरा पहलू है वो स्टूडेंट्स जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अगर यूनिवर्सिटी टूटेगी, 38 भवन अगर गिरा दिए जाएंगे तो उन स्टूडेंट्स के भविष्य का क्या होगा? क्या इसके बारे में सरकार ने कोई विचार किया है? नहीं, बिल्कुल। मैंने आपसे देखिए 2 चीजें कही इसलिए शुरुआत में। एक तो ये कहा कि ऐसे शिक्षण संस्थान में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको क्या पढ़ाया जा रहा होगा, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जिसकी बुनियाद ही गलत है। दूसरा, मुझे पूरा भरोसा इस बात का है कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। और शादाब जी, मैं आपके भी एक प्रश्न का, वो आपकी बात जहां उचित है मैं उसका भी समर्थन करूंगा। मेरी सरकार से भी अपील रहेगी और हम सोचते हैं कि शर्मा जी भी इस बात से सहमत होंगे कि एक अब ऐसी गाइडलाइंस की भी आवश्यकता है कि जब भी कोई इस तरीके के इलीगल कंस्ट्रक्शंस हों तो उस समय के अधिकारियों के ऊपर भी गाज गिरनी जरूरी है ताकि भविष्य में संदेश जाए। तीसरा, आपने कहा था प्राची जी कि इस तरीके की जब बिल्डिंग्स बनती हैं तो उनका ध्वस्तीकरण क्यों किया जाना चाहिए? उनका ध्वस्तीकरण इसलिए भी किया जाना जरूरी है ताकि नजीर बने भविष्य में कोई भी ऐसी संस्थान, कोई भी शिक्षण संस्थान हो या व्यापारिक संस्थान हो, कोई इस तरीके का कार्य ना करे, क्योंकि उसको ये मैसेज जाना चाहिए कि अगर हम गलत करेंगे तो कल हम बुलडोज भी हो सकते हैं। और ये तीनों बातें नियम के अनुसार कही हैं अजीज खान जी। अब इसमें कोई कमी दिख रही है आपको? फिर आ रही हूं के शर्मा जी। देखिए, ऐसा है, अनुपम जी ने जो बातें बताई हैं वो बातों को अगर गंभीरता से देखें तो सरकार की मंशा को देखिए। 9 साल हो गया और 9 साल में ये कमी निकाल पाए कि इतने बच्चों के भविष्य को इस तरह से उसमें निकाल करके, उसमें त्रुटि निकाल के उसको ध्वस्त कर दो। अरे भाई, अगर गड़बड़ी हुई है, अगर उसमें चीजें दिक्कत में है तो कंपाउंडिंग कराइए, उसका नक्शा अप्रूव्ड करिए, उसमें समन शुल्क लगाइए। भाई, आप नहीं बताएंगे ना, ये तो व्यवस्था बताएगी, आप नहीं बताएंगे। देखिए सर, मैं बोल लूं फिर आप बोलिए। मैं कह रहा हूं अगर ऐसा कुछ है तो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसे आजम खान साहब ने बनाया है। अरे भाई, आजम खान साहब की कोई निजी संपत्ति नहीं है, वो जनहित में है,
वो गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों, सबके लिए। अरे तो वो मजलूम, वो दलित, वो पिछड़े जिनकी जमीनों का अधिग्रहण हुआ, अजीज खान साहब, उनके बारे में कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? टारगेट है। अरे सुनिए, वो पिछड़े, वो दलित, वो मजलूम, वो किसान जिनकी जमीनों का अधिग्रहण हुआ, उनके बारे में कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जिनका अधिग्रहण हुआ उनको मुआवजा मिला, उचित मुआवजा मिला, बात खत्म हो गई, ऊपर दिया गया। लेकिन अब उसको 9 साल अच्छा, मैं इसको बता दूं। पूरे केस की डिटेलिंग पता है? 9 साल बाद सुनिए ना, आपको इस पूरे केस की डिटेलिंग पता है? आपको पता है जौहर यूनिवर्सिटी पर केस किसने किया? केस कब हुए आपको पता है? प्लीज। हाँ बोले। प्राची जी, मैं बता एक दूं, सेकंड अनुपम मुझे जी, लग रहा बोले, है बोले। तो दीजिए आप, मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए। हाँ सुनाइए। 9 साल बाद, 9 साल सरकार सो रही थी क्या? अगर उसका मुआवजा नहीं दिया गया तो 9 साल में मुआवजा क्यों नहीं सरकार दे रही है?